नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम बीएससी में स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स की जो पेपर है उसकी सीरीज कंप्लीट कर चुके, जिसमें आपके 2011 टू 2020 तक आए हुए शेखावाटी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन है उनको इंक्लूड किया था। तो वो सीरीज यदि आपने अभी तक नहीं देखी तो वो सीरीज भी आप जरूर देखें, उसमें भी आपको बहुत कुछ बेनिफिट होगा। आज से हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें 2011 टू 2020 तक आए हुए शेखावाटी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाएंगे, जो कि नाम तो है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बट इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हम बहुत कुछ स्टडी कर चुके होंगे। ओके, तो इस सीरीज को आप कंप्लीट जरूर देखें, इससे आपको बहुत कुछ बेनिफिट होगा। वो आप एग्जाम्स के बाद में आप खुद उस चीज को फील कर पाओगे। एक इम्पोर्टेंट बात और, हम आपके लिए इतना कुछ करते हैं, उसका हमें फीडबैक कैसे मिलेगा? उसका फीडबैक किसी भी यूट्यूबर, किसी भी टीचर्स को जब वो वीडियो अपलोड करता है तो उसके कमेंट्स और लाइक उसे बताते हैं कि कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि इसी प्रकार की सीरीज आगे और लाई जाए। तो उसके लिए यदि आप चाहते हो कि ऐसी सीरीज फ्यूचर में और आए, या आपके लिए इससे भी अच्छे टॉपिक्स के ऊपर सीरीज लेकर के हम आए, तो आपको वीडियोस लाइक करनी चाहिए, कमेंट में अपने सुझाव देने चाहिए, और जो भी कमी दिखे चैनल के ऊपर वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि उसे हम सुधार सकें। और हमारा एक मोटिव है कि आपको लाइफ टाइम मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत कुछ जो भी हमने सीखा है अब तक, वो आपको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाएं। तो आपका भी होना चाहिए कि आप भी लाइफ टाइम जुड़े और एक पॉजिटिविटी के साथ जुड़े। तो जो भी यदि स्टूडेंट चाहते हैं कि ऐसी ही सीरीज फ्यूचर में भी मिलती रहे, तो लाइक कमेंट्स जरूर करें। जुलाई मंथ में आपकी एग्जाम होने की पूरी संभावना है, तो आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसे स्ट्रॉन्ग तरीके से करते रहें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिल सके। अब हम बात करते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज को हम एक सिस्टमेटिक तरीके से लेकर के चलेंगे, ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आए। और जिन स्टूडेंट ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पहले से पढ़ रखी है और जिनको अच्छे से समझ में आ रहा है, वो उनका अच्छे से रिवीजन होगा। और जिन स्टूडेंट्स ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पहले से नहीं पढ़ी हुई और उनकी एक प्रॉब्लम्स है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो इस सीरीज के बाद में गारंटी है कि आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बाकी दो पेपर से अच्छे नंबर लेकर के आओगे। और यही नहीं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाकी दो पेपर्स में से सबसे बेस्ट पेपर भी आपको यही लगने वाला है। ओके, तो आज की सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पहले टॉपिक्स देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। उसके बाद में आज का जो एक मेन टॉपिक है उस टॉपिक को लेकर के चलेंगे, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट के अंदर भी हम एक टॉपिक लेंगे, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो हो सकता है कोई टॉपिक हमारा थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाए, तो उसको भी आप उतना ही प्यार जरूर दें। अब स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर्स को। अब बात करते हैं यूनिट फर्स्ट में हमें जो सिलेबस है, उस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेहनत करनी चाहिए और किन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं। तो यूनिट फर्स्ट का जो सिलेबस है उसमें हमारे पास में कॉम्प्लेक्स प्लेन टॉपिक को रखा गया है, कनेक्टेड एंड कॉम्पैक्ट सेट्स है, कर्व्स एंड रीजन्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन टॉपिक है, जॉर्डन कर्व थ्योरम का स्टेटमेंट है, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन है, स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है। ओके, ये टॉपिक्स हमारे फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में से है, और ये जो सिलेबस है हमारा, ये आपका थर्ड चैप्टर में से होगा।
थर्ड चैप्टर में है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में हमारे पास में लिमिट है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, उसी के साथ एनालिटिक फंक्शन है, कॉची रीमान इक्वेशन है, और कॉची रीमान के दोनों ही फॉर्म कार्टेशियन एंड पोलर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे। हार्मोनिक फंक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, तो ये हमारे सिलेबस में टॉपिक है। तो इन्हें हमें अब तक का जो एनालिसिस कहता है उसके अकॉर्डिंग आपको थर्ड चैप्टर पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेहनत करनी चाहिए। सिंपल है, और मोस्टली एक क्वेश्चन हमारा इस थर्ड चैप्टर में से बन जाता है। कभी कभी हमारा फर्स्ट और सेकंड जो चैप्टर का सिलेबस है उसमें से एक अल्टरनेटिव क्वेश्चंस दे देते हैं, तो उसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उस फर्स्ट चैप्टर में से कुछ सिलेक्टेड पार्ट है वो पूछ लिया जाता है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, थर्ड चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है। फर्स्ट चैप्टर में केवल 2-3 टॉपिक हैं, उन्हें करना है। वो 2-3 टॉपिक कौन से करने हैं वो मैं आज नहीं बताऊंगा, आप सीरीज देखें, आपको खुद पता चल जाएगा। सीरीज के लास्ट में बता दूंगा कि हाँ ये 2-3 टॉपिक हैं केवल जो हमें करने हैं। ओके, पहले हमें इस थर्ड चैप्टर के ऊपर स्ट्रॉन्ग मेहनत करनी है। तो आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पहले, और उसके बाद में जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर के वो टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है वो हम कर लेंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, जिनमें थर्ड चैप्टर में जो टॉपिक है वो टॉपिक हम पहले कौन सा कर रहे हैं, पहले हम लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का कर रहे हैं। तो यहाँ हम इसकी सिस्टमैटिक तरीके से डेफिनेशंस नहीं देखने वाले, टाइम इतना नहीं है हमारे पास, हम शॉर्ट एंड स्वीट पैटर्न पे चलने वाले हैं। कम टाइम में आपका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके, आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले सकें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप एग्जाम में ला सकें, उस स्कीम के साथ हम चल रहे हैं। तो हमें जो मेन चीज है कि मेन चीज ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो आपको 100% करवाया जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का ही पूरा हम एनालिसिस करेंगे और उसी में हम सब कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और इसी में है हमारा लिमिट। ओके, तो इसके अंदर हमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वेरी इंपॉर्टेंट जो पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, उनमें हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी एक थ्योरम है और इस थ्योरम के जो पूछा गया है वो हमारे 12 और 17, ओके, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी 12 एंड 17 में पूछा गया है। और इस चीज का नोट रखें, यहाँ मैं केवल वो ही सन इंक्लूड कर रहा हूं जो 2011 और 2011 के बाद में है, उससे पहले भी पूछे गए हैं वो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं केवल 2011 या उसके बाद की ही सन इंक्लूड कर रहा हूं। क्या है ये थ्योरम? ये थ्योरम कहती है कि कोई परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है, परंतु पर्याप्त नहीं। ओके, क्या है थ्योरम? ये थ्योरम कह रही है कि परिमित अवकलज, इसका मतलब फाइनाइट डेरिवेटिव, परिमित अवकलज फाइनाइट डेरिवेटिव के अस्तित्व के लिए सातत्यता, कंटिन्यूटी आवश्यक प्रतिबंध है, नेसेसरी कंडीशन है, परंतु पर्याप्त नहीं, सफिशिएंट नहीं है। तो कोई फाइनाइट डेरिवेटिव है, उसके लिए कंटिन्यूटी, नेसेसरी कंडीशंस तो है बट सफिशिएंट कंडीशन नहीं है,
परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं। तो यहाँ हम बात करें, एक तो हमारा जो सातत्यता वर्ड है उसका और एक हमारा अवकलज का। ओके, ये हमारा अवकलज। देखो यहाँ नोट देने वाली बात है, परिमित की बात कर रहा है, ये फाइनाइट की, इनफाइनाइट की नहीं कर रहा। यदि हम लिमिट अप्लाई करें और उसकी वैल्यू यदि इनफाइनाइट होता है तो वो अवकलनीय होता ही नहीं है। इसलिए उसने किसकी कंडीशंस की है, फाइनाइट पहले ही उसने दे दिया। अब यहां हम इन दोनों के बारे में पहले देख लेते हैं, कौन सा जो बात है इंपॉर्टेंट वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो कोई फंक्शन सातत्य है तो वो क्या कंडीशंस लेकर के चलेगा, तो वो क्या सातत्यता की क्या कंडीशन होंगी, लिमिट z टेंड्स टू z0 f ऑफ z, ये बनता है हमारा f ऑफ z0। ओके, केवल हम मेन जो चीज है वो हम लेकर के चल रहे हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस की बात नहीं कर रहे। तो यदि इस प्रकार की कंडीशन है तो हम बोल देते हैं कि वो z0 पे कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और यदि हमारा z किसी डोमेन में बिलोंग्स करता है और उसके लिए भी उस डोमेन के हर पॉइंट्स के लिए वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस होगा। तो ये तो कंडीशन होती है कंटिन्यूअस फंक्शन की। क्या होगी, लिमिट जो z की जो जहां लिमिट जा रही है फंक्शन की लिमिट भी वो ही आ जाए, वो होगी उसके कंटिन्यूटी की। बात करें अवकलनीय की, इसके दो फॉर्मूले होंगे हमारे पास में। फर्स्ट होगा अवकलन के लिए f डैश z से रिप्रेजेंट करेंगे लिमिट z टेंड्स टू z0 f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 अपॉन में z माइनस z0, ये हमारा फर्स्ट हो गया। एंड सेकंड है हमारा f डैश z इक्वल्स टू लिमिट डेल z टेंड्स टू 0 f ऑफ z प्लस डेल z माइनस f ऑफ z अपॉन में डेल z। ओके, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला। बात करें हम इनके यूज की, तो इसका यूज हम तब करेंगे जब हमें कंटिन्यूटी प्रूव करना हो, और अदरवाइज इसे यूज करेंगे। ओके, और कहीं हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं, किसी को प्रूव कर रहे हैं डिफरेंशिएशन को, तो ये हम यूज में लेंगे। और यदि हमें कंटिन्यूटी प्रूव करना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज में लेंगे। तो यहाँ जो कंटिन्यूटी हम प्रूव करेंगे वहां इसका यूज करेंगे, अदरवाइज हम ये फॉर्मूला मेन यूज में लेंगे। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास। अब हम चलते हैं इस थ्योरम के ऊपर। तो ये थ्योरम है हमारे परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए। इसका मतलब यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा। ओके, क्या है थ्योरम, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं। ये है इस थ्योरम को हमें प्रूव करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मान के चलेंगे कि कोई एक फंक्शन है जो कैसा है, डिफरेंशिएबल है, और उसे हम क्या प्रूव कर दे, कंटिन्यूअस प्रूव कर दें। तो इस थ्योरम का हाफ पार्ट हमारा कंप्लीट होगा, बाकी का हाफ पार्ट हम कंटिन्यूअस को नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव करके करेंगे। तो पहले हम इसका हाफ पार्ट प्रूव कर रहे हैं, कंटिन्यूअस का ये फॉर्मूला, डिफरेंशिएबल के दो फॉर्मूले, ये फॉर्मूला कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए यूज में लेंगे, अदरवाइज हम ये यूज में लेंगे। तो यहां हम पहले इस थ्योरम का हाफ पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं। तो पहले हम प्रूव करेंगे कि कोई फंक्शन f ऑफ z वो कैसा है, डिफरेंशिएबल। ओके, तो माना f ऑफ z एक अवकलनीय फलन है। ओके, f ऑफ z कैसा है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये हमने मान लिया। तब
हम, या एक काम करो, डिफरेंशिएबल आपने बोल दिया तो इसकी फॉर्मूला भी आप लिख दो। तो एफ डैश जेड, ओके, एफ डैश जेड बराबर क्या होगा हमारा, एफ डैश जेड बराबर होगा एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो, जेड माइनस जेड जीरो, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दो। अब हम सिद्ध करेंगे कि एफ ऑफ जेड एक सतत फलन है, एफ ऑफ जेड एक सतत फलन है, अर्थात लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो, एफ ऑफ जेड बराबर एफ ऑफ जेड जीरो। ओके, ये हमने यहां इस स्टेटमेंट को यूज किया। ये हमें हाफ पार्ट हमें प्रूव करना है। एफ ऑफ जेड अवकलनीय है तो हमने यहीं पे अवकलनीयता की डेफिनेशन से ये फॉर्मूला लिख दिया। साथ में हमें प्रूव करना है कंटीन्यूअस फंक्शन, तो हमने कंटिन्यूटी की जो प्रॉपर्टी है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें जो है कंडीशंस, वो कंडीशंस हम लेकर के चले। तो यहाँ हमारे पास में ये जो हमें इसका यूज करके ये प्रूव करना है, तो हमने क्या किया, हमने एक फंक्शंस लिया, कैसा, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो। ओके, हमने रेंडमली ये फंक्शन यहां से चूज किया क्योंकि यहाँ है हमारे पास में। उसके बाद में हमें यहाँ एफ डैश जेड लेकर के आ जाएंगे और ये कंडीशंस लगा के हम इसको इजीली वेरीफाई कर पाएंगे। तो हमने ये फंक्शन लिया। अब देखो इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन में जेड माइनस जेड जीरो और जेड माइनस जेड जीरो लिख सकते हैं। ऐसा ये फंक्शन है, हम सेम संख्या को ऊपर नीचे मल्टीपल कर सकते हैं। तो यहाँ जेड माइनस जेड जीरो हमने लिख दिया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये लाना चाहते हैं, ये आ गया तो इसकी जगह हम एफ डैश जेड लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में इसकी कंडीशंस है। अब यहाँ हमारे पास में जो वैल्यू है एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो, अब हमें करना क्या है, दोनों साइड लिमिट्स क्या अप्लाई कर दे, जेड माइनस जेड जीरो। तो हमने लिमिट्स अप्लाई की, लिमिट जेड माइनस जेड जीरो, यहाँ हम फंक्शन है एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो, इधर भी हम लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो, तो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो अपॉन में जेड माइनस जेड जीरो। और ये हम 11th-12th में पढ़ के आए हैं कि जो लिमिट है वो लिमिट यदि कोई दो फंक्शन प्लस में होते हैं तो अलग अलग अप्लाई होती है। जैसे हम यहाँ लिमिट लगाएं, लिमिट क्या है वो कुछ भी हो, यहाँ यदि एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड है तो वो क्या होगी, लिमिट एफ ऑफ जेड प्लस लिमिट जी ऑफ जेड। ऐसे यदि ये मल्टीपल में होंगे तो मल्टीपल में भी अलग अलग होती है। तो यहाँ दो फंक्शन है, एक तो हमारा ये फंक्शन, इसके ऊपर लिमिट हमने लगाई, और एक हमारा ये फंक्शन, इसके ऊपर भी हमने अलग से लिमिट अप्लाई कर दी। तो लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो, ये बना हमारा जेड माइनस जेड जीरो। ओके, तो यहाँ हमने दो फंक्शन, दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई की। अब यहाँ हम देखें, अब कोई फंक्शन है जैसे आपके पास में एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है, और एक आपके पास में एफ ऑफ 3 है। एक आपके पास में ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का, एक आपके पास में एफ ऑफ एक्स का ये फंक्शन है। अब यदि आपको x का मान 2 रखना है तो x का मान 2 आप यहां रखोगे तो ये इफेक्ट होगा क्योंकि यहां पर x है। अब यदि आप यहां 2 रखोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। यदि आप यहां x का मान 5 रखोगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा, 3 आएगा। कांस्टेंट फंक्शन है इसका मतलब। और यदि यहाँ 3 प्लस y होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ y है जबकि हमें x का मान लेना है। तो यही कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ z है
तो इस लिमिट का यहाँ इफेक्ट होगा। यहाँ z है ही नहीं, z 0 का मतलब ये फंक्शन z 0 में है, यहाँ कहीं पर भी z नहीं आने वाला, तो यहाँ इस लिमिट का कोई मतलब नहीं है। ये हमेशा, जैसे ये 3 है तो 3 ही रहेगा। आप लिमिट कुछ भी अप्लाई करो तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल इफेक्ट पड़ेगा हमारा इसके ऊपर। तो लिमिट z टेंड्स टू z 0, ये बना हमारा f ऑफ z माइनस f ऑफ z 0 ये बन गया इक्वल्स टू, यहां देखो हमारे पास में फॉर्मूले फर्स्ट की हेल्प से इक्वेशन फर्स्ट, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं f डैश z, और f डैश z को इसने पहले ही देखो क्या कह रखा है, परिमित। ओके, तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो उसकी लिमिट एक फाइनाइट आएगी, फाइनाइट आएगी तभी वो डिफरेंशिएबल होगा, इनफाइनाइट है तो डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। तो ये एक फाइनाइट है, आप चाहो तो यहां लिख सकते हो परिमित संख्या। ओके, परिमित संख्या, फाइनाइट नंबर। ओके, आप यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। ये बना हमारे पास में f डैश z, और जैसे हम यहाँ लिमिट लगाएंगे, लिमिट z टेंड्स टू z0 z माइनस z0। ओके, इसके ऊपर हमने लिमिट अप्लाई कर दी, अब इस पे भी हम अप्लाई कर देंगे। तो ये बनेगा लिमिट z टेंड्स टू z0 f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 इक्वल्स टू, ये एक फाइनाइट नंबर है, यहाँ z की वैल्यू z0 रखेंगे तो ये 0 बनेगा। तो ये बन गया हमारे पास में फाइनली 0, क्योंकि 0 को हम किसी से भी मल्टीपल करेंगे तो उसका मान क्या आता है, हमारा 0 आता है। इंप्लाइज करके यदि हम इसको राइट हैंड साइड में ले आए तो ये बनेगा लिमिट z टेंड्स टू z0 f ऑफ z इक्वल्स टू f ऑफ z0। ओके, ये हम लेकर के आगे। अब यदि हम देखें कंटिन्यूटी की कंडीशंस क्या होती है, कंटिन्यूटी की कंडीशन होती है लिमिट जहां जाती है फंक्शन वहीं जाता है, तो लिमिट जहां जा रही फंक्शन भी वहीं आ रहा है। इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया, f ऑफ z एक सतत फलन है, f ऑफ z एक सतत फलन है। तो f ऑफ z एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये हमने इसको प्रूव कर दिया। हम इसका हाफ पार्ट प्रूव कर चुके, हम फंक्शन डिफरेंशिएबल है उसको हम कंटिन्यूअस प्रूव कर चुके। अब हम उल्टा लेकर के चलेंगे, हमें ये कह रहा है कि नहीं, ओके, नहीं दिया हुआ है, तो हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, और हमें सुविधा के लिए वो ही एग्जाम्पल्स यहाँ ले रहे हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और उसे भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसी एग्जाम्पल्स को भी हम, वो एग्जाम्पल अलग से भी पूछा जाता है और इस थ्योरम के साथ हम उसको इंक्लूड करके भी प्रूव कर देते हैं। तो दोनों ही जगह बेनिफिट है, तो हम वो ही एग्जाम्पल ले रहे हैं जो अलग से भी पूछा जाता है। तो अब हम इसका कन्वर्जली पार्ट लेंगे। कन्वर्जली पार्ट के अंदर हमें एक कंटिन्यूअस फंक्शन लेना है और उसे हमें डिफरेंशिएबल फंक्शन प्रूव नहीं करना, मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं हो, ये हमें प्रूव करना है। तो विलोमतः या कन्वर्जली अब हम सिद्ध करेंगे कि प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय नहीं है। इसे हम निम्न उदाहरण या एग्जाम्पल की सहायता से सत्यापित करेंगे। ओके, हम अब क्या प्रूव करेंगे कि कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। इसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल की हेल्प से इसे हम वेरीफाई करते हैं।
तो वो एग्जाम्पल भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, वही हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपका अलग से राजस्थान यूनिवर्सिटी 11 में पूछा गया है। और एग्जाम्पल क्या है, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ z इक्वल्स टू मॉड z का स्क्वायर सर्वत्र, मतलब यूनिवर्सल, सर्वत्र सतत है परंतु अवकलनीय नहीं, परंतु अवकलनीय केवल मूल बिंदु पर ही है। ओके, ये एग्जाम्पल है। अब यहां हम ये पूरा एग्जाम्पल्स नहीं लेंगे, यहां हम केवल सत्यापित करेंगे। तो यहां हम केवल ये मानेंगे कि फंक्शन हमने क्या लिया, फंक्शन हमने ये ले लिया, सत्यापित करेंगे। तो ये तो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को इस प्रकार से पूछा जाता है। यहां हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम, तो माना f ऑफ z इक्वल्स टू मॉड z स्क्वायर। तब अब देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स की हम डेफिनेशंस की बात करें, तो कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन से ये z है, z किसके इक्वल मानते हैं हम, z एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है और इसे हम x प्लस आयोटा y लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम इसे, x प्लस आयोटा y। तो ये जो z है हमारा, इसे हम डायग्राम्स क्या है उसका भी आगे यूज आएगा, तो उस डायग्राम को भी हम यहीं पर समझ लेते हैं। तो जो डायग्राम्स है हमारा कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास में एक्सिस होते हैं। ये हमारी x एक्सिस हो गई और ये हमारी y एक्सिस हो गई। x अक्ष को बोलते हैं हम रियल एक्सिस, ओके, वास्तविक अक्ष। और ये जो y अक्ष है, इस y अक्ष को बोलते हैं हम इमेजिनरी एक्सिस, या इसको बोलते हैं हम काल्पनिक अक्ष। अब कोई संख्या है, वो रियल नंबर तो कौन से होंगे और काल्पनिक नंबर कौन से होंगे, वो हम इन अक्ष के ऊपर शो करते हैं। यदि कोई नंबर प्योरली रियल है तो वो रियल अक्ष के ऊपर आएंगे, यदि वो प्योरली इमेजिनरी है तो वो इमेजिनरी अक्ष के ऊपर आएंगे, और वो रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों है तो वो इनके क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ओके, तो यहां हम जैसे कोई वैल्यू है 2, 5, -3 आइटा, 2 आइटा, तो वो नंबर हम शो करें तो 2 हमारा यहां कहीं होगा, 5 हमारा यहां कहीं होगा, ये -3 आइटा इसका मतलब y नेगेटिव, तो ये यहां कहीं होगा हमारा। अब यहां हम आइटा नहीं शो करते, ऐसे नहीं लिखेंगे 3 आइटा, नहीं, यहां केवल हम नंबर लिखते हैं। वो हमारी एक्चुअल में जो y होती है वो उसको आइटा में पहले से ही कन्वर्ट करती है। तो यहाँ -3 लिख देंगे और यहाँ हम 2 यहाँ कहीं लिखेंगे। तो ऐसे हम नंबर्स को शो करते हैं। तो जो एक्सेस होंगी वो हमारी रियल और इमेजिनरी एक्स होंगी। इनका भी यूज आने वाला है, वो जब यूज आएगा तब आपके क्लियर हो जाएगा कि हम रियल और इमेजिनरी एक्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये रियल, ये हमारी इमेजिनरी एक्स। यदि कोई 3 + 2 आइटा जैसा है तो यहाँ रियल भी है इमेजिनरी भी है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो वो पॉइंट हमारा यहाँ कहीं होने वाला है। 3 + 2 आइटा, 3 हमारी यहाँ से डिस्टेंस, 2 हमारी यहाँ से डिस्टेंस। ऐसे माइनस का होगा तो वो नीचे आ जाएगा, दोनों माइनस के हैं तो वो यहाँ आएगा। x माइनस का y प्लस का हम यहाँ लिखेंगे, ये हम पढ़ चुके। तो यहाँ हमारे पास में क्या वैल्यू है, यहाँ f ऑफ z की ये वैल्यू है। तो देखो z का ये मान है तो डेल z का मान क्या होगा, x डेल के साथ
प्लस आयोटा डेल वाई के साथ। ओके, ये वैल्यू होती है हमारी। और ये भी हम जानते हैं कि जेड कॉन्जुगेट, जेड कॉन्जुगेट क्या बनेगा, जहां प्लस आयोटा है वहां माइनस और जहां माइनस है वहां प्लस, तो ये बनेगा x माइनस आयोटा वाई। और डेल जेड बार की बात करें हम, ये बनेगा डेल x माइनस आयोटा डेल वाई। ओके, तो जब भी आपके जो कॉम्प्लेक्स की जो संख्या है, फंक्शन है, उसके ऊपर यदि बार लगा हुआ है तो आयता के साइन को हमें चेंज करना है, रियल के नंबर्स को हमें चेंज नहीं करना। उसके साथ ही एक कंडीशन और होती है कि जेड का जो आप मोड लेते हो इसका स्क्वायर ये होता है जेड जेड बार। ओके, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा ये होता है, ये हम कॉम्प्लेक्स में पढ़ चुके ऑलरेडी, यहां हम उस चीज को रिवाइज कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला ये हमारे पास में और ये हमारे पास में, इनका हम यहां यूज करने वाले हैं। अब यहां हम देखें कि एफ ऑफ जेड हमारा मोड जेड स्क्वायर है, तब एफ ऑफ जेड क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एफ ऑफ जेड क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया। ओके, मोड जेड है, यहां हम इसका मोड लेंगे तो मोड जेड क्या बनेगा हमारा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा हमारा। अब ये हम जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल कैसा होता है, पॉलिनोमियल हर जगह कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है, तो ये एवरी पैलेस कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब हमें इसको डिफरेंशिएबल प्रूफ करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है सभी जगह, केवल मूल बिंदु के ऊपर है, और मूल बिंदु पे जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 0। तो ये हमारा एफ ऑफ जेड आ गया। अब हमें डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है, तो डिफरेंशिएबल प्रूफ करने के लिए हम क्या प्रूफ करें, हम एफ ऑफ जेड माइनस कंटिन्यूटी की हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, अदरवाइज हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेकंड वाला, तो वो सेकंड वाला फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे। तो हमने वैल्यू ली एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन में डेल जेड। ओके, ये हमने वैल्यू ली और यहाँ पे हमने ये भी ले लिया लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0। ओके, हमें डिफरेंशिएबल प्रूव करना है तो हमने डिफरेंशिएबल की वैल्यू ली, तो ये बना हमारे पास में लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड क्या बनेगा हमारा, यहां से हम इस जेड स्क्वायर मोड को क्या लिख सकते हैं, जेड बार लिख सकते हैं। तो एक बार तो हम ये वैल्यू लिख देंगे, देखो एफ ऑफ जेड का है मोड यहां जेड तो यहां जेड, अब यहां जेड प्लस डेल जेड है तो क्या आएगा, जेड प्लस डेल जेड का होल स्क्वायर, ये हमारा माइनस, यहां जेड है तो जेड में यही बनेगा हमारा मॉड जेड स्क्वायर, अपॉन में क्या वैल्यू चल रही है हमारी, डेल जेड। इसे हम फॉर्मूला यूज करें तो ये बनेगा हमारे पास में इक्वल्स टू लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक बार तो ये पूरा लिख दें, एक बार इसके बार लगा के लिख दें, तो जेड प्लस डेल जेड, और एक बार हमने लिखा जेड प्लस डेल जेड के ऊपर बार माइनस ये है, इसको भी हम इसी प्रकार लिखेंगे, और ये हमारा डेल जेड। ओके, अब हम इसे सॉल्व करें, और ये भी कंडीशन होती है कि जो फंक्शन है हमारे, उन फंक्शन के पूरे के ऊपर यदि बार है और फंक्शन के बीच में प्लस माइनस है तो वो अलग अलग बार के ऊपर लग जाती है, प्लस माइनस हमारे अलग अलग हो जाते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास में लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 जेड प्लस डेल जेड, और ये बनेगा हमारा जेड बार प्लस डेल जेड बार माइनस जेड जेड बार अपॉन में डेल जेड। इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास में लिमिट
डेल जेड टेंस टू जीरो, जेड को जेड बार से मल्टीपल करेंगे तो जेड जेड बार बनेगा, जेड को डेल जेड बार से मल्टीपल करेंगे तो जेड डेल जेड बार बनेगा, डेल जेड को जेड बार से मल्टीपल करेंगे तो डेल जेड जेड बार बनेगा, डेल जेड को डेल जेड बार से करेंगे तो डेल जेड बार बनेगा। ये माइनस में चल रहा है हमारा जेड जेड बार अपॉन में डेल जेड। अब इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास में क्या वैल्यू कैंसिल हुई, जेड जेड बार से जेड जेड बार कैंसिल हो गया और साथ में हमने इस डेल जेड का डिवाइड भी कर दिया। तो हमारे पास में क्या क्या वैल्यू बनी, लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, हमारे पास क्या बचा, ये डेल जेड है, डेल जेड से डेल जेड कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, जेड बार। यहां डेल जेड है, यहां डेल जेड से कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा हमारे पास में डेल जेड बार। ओके, यहां से जेड बार बच गया, यहां से डेल जेड बार बच गया, जेड जेड बार से जेड जेड बार कैंसिल हो गया। अब यहां बचेगा हमारे पास में जेड डेल जेड बार अपॉन में डेल जेड। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहां हमें प्रूव करना है कि ये वैल्यू यूनिक नहीं है। यूनिक मतलब अद्वितीय। यदि किसी डिफरेंशिएशन का मान एक तो इनफाइनाइट आ जाए तब भी वो अवकलनीय नहीं होगा, और यदि उसके अलग अलग वैल्यूज आते हैं किसी सेम वैल्यू पर तब भी वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशिएबल के लिए एक तो उसकी लिमिट अप्लाई करने पर फाइनाइट मान आना चाहिए, दूसरा उसका हमारा जो मान है वो कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। तो ये हम प्रूव करेंगे कि इसका मान यूनिक नहीं है, तो हम इस थ्योरम को भी प्रूव कर देंगे। तो यहां हमें प्रूव करना है कि इसका मान हमारा यूनिक नहीं है। तो हमने क्या किया, ये जो कंडीशन है इस कंडीशन में देखो हमने लिमिट डेल जेड लेकर के चल रहे हैं। ओके, हम क्या लेकर के चल रहे हैं, लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो। डेल जेड क्या होगा, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। ओके, तो डेल जेड बार क्या होगा हमारा, डेल एक्स माइनस आयोटा डेल वाई। यदि हमने इस डेल जेड को जीरो बता दिया तो ये जीरो कब होगा, एक हमारा इमेजिनरी एक रियल, तो इमेजिनरी रियल को तो कैंसिल करने वाला है नहीं। ये कब होगा, जब डेल एक्स अलग से जीरो हो, डेल वाई अलग से जीरो हो, तभी ये जीरो होगा। अब यहां यदि हमने डेल जेड को जीरो कह दिया, इसका मतलब डेल एक्स और डेल वाई जीरो होंगे, तो यहां से ये डेल एक्स भी हमारा जीरो हुआ और ये भी हमारा जीरो। ये जीरो प्लस जीरो हमारा जीरो है, जीरो माइनस जीरो करेंगे तो भी जीरो होगा। कहने का मतलब यदि डेल जेड हमारा जीरो होता है तो डेल जेड बार भी हमारा जीरो होगा। ओके, अब हम यहां देखें तो हमारे पास जो कंडीशंस हैं, हम इसकी लिमिट्स की बात करें, ये तो हमारे पास में इनफाइनाइट होंगे नहीं। अब यदि हम इसकी कंडीशंस की बात करें, लिमिट हम डेल जेड की ले रहे हैं तो डेल जेड बार तो हमारा जीरो हो जाएगा, डेल जेड बार तो हमारा जीरो होगा। ये हमारा जेड के ऊपर है तो इसका मान अलग होगा। अब किसको इफेक्ट करेगा, ये इस फंक्शन को इफेक्ट करेगा, इसको नहीं करेगा, जेड में है। ये डेल जेड बार हमारा पहले से जीरो की तरफ जा रहा है, ये इफेक्ट डालेगा। तो हम इसी की अलग से बात कर रहे हैं, डेल जेड बार और डेल जेड की। तो जैसे हम यहाँ पे लिमिट्स की बात करें तो हमने केवल कौन सी लिमिट ली, तो नाउ डेल जेड बार अपॉन में डेल जेड, लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, केवल हम इसकी बात कर रहे हैं। ये तो जीरो बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अलग से फंक्शन है, जेड अलग से है, इसका मान क्या आएगा, तो डेल जेड हमारा जीरो है। उस कंडीशंस में हम यहां जो दो अक्ष लेकर के चल रहे हैं, एक तो रियल अक्ष और एक इमेजिनरी अक्ष, तो वहां हम यही प्रॉपर्टी यहां यूज करने वाले हैं कि यदि डेल जेड वास्तविक अक्ष
पर शून्य की ओर अग्रसर होता है तब डेल जेड क्या बनेगा हमारा डेल एक्स। हमने क्या कहा कि डेल जेड वास्तविक अक्ष पर शून्य की ओर अगर होता है, मतलब दो अक्ष होती है, सिंपल की बात करें हम, ये एक्स और ये वाई, हम क्या पढ़ते आए हैं कि एक्स अक्ष के ऊपर वाई का मान क्या होगा, जीरो पढ़ते हैं। ऐसे वाई अक्ष के ऊपर एक्स का मान क्या होगा, जीरो। यही हम बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि डेल जेड वास्तविक अक्ष पर शून्य की ओर अग्रसर होता है। इसका मतलब काल्पनिक की हमने बात ही नहीं की। तो वास्तविक अक्ष के ऊपर हमारे पास में y तो जीरो हुआ, y तो हमारा जीरो हो गया, तो डेल जेड हमारा क्या होता है, डेल जेड हमारा ये रहा डेल एक्स प्लस आयटा डेल वाई। हमने वास्तविक की बात की तो काल्पनिक तो होगा नहीं, डेल वाई तो पहले से ही हट गया जैसे ही हमने इसकी बात की। अब हमारे पास में डेल जेड किसके बराबर होगा, वास्तविक अक्ष पे ये तो हट ही गया, तो डेल जेड किसके बराबर होगा हमारा, डेल एक्स के बराबर होगा। तो यहां हम लिमिट्स लगाएं तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या बनेगी हमारी, यहां ये बनेगी लिमिट। देखो डेल जेड है, अब डेल जेड नहीं रहेगा, डेल जेड की जगह हम क्या लेंगे, डेल एक्स। तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल जेड बार क्या बन जाएगा हमारा, डेल एक्स क्योंकि डेल वाई तो हमारा जीरो हो गया, अपॉन में डेल जेड का मान भी क्या आएगा हमारा, डेल एक्स। अब डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो वन। ओके, यहां लिमिट नहीं लगाएंगे हम, यहां नहीं लगा सकते, यहां जीरो बटा जीरो बनेगा। पहले इसको कैंसिल करेंगे, उसके बाद में लिमिट अप्लाई करेंगे। यहां यदि आप जीरो लिख रहे हो तो वो रॉन्ग है, यहां तो जीरो बनेगा नहीं। इसको कैंसिल करने के बाद में आप इसकी वैल्यू लिखोगे तो ये बनेगा हमारे पास में वन। तो ये वन बन गया, तो यहां से जो हम इसको इक्वेशन नंबर डाल देंगे जो भी है हमारे पास में, तो यहां से एफ डैश जेड का मान क्या बना, एफ डैश जेड, ये पूरा एफ डैश जेड के इक्वल चल रहा है, यहां इस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये बना हमारा जेड बार। ये जीरो बन गया, जब डेल जेड जीरो है तो ये भी जीरो होगा। यहां हमारे पास में क्या वैल्यू आई, प्लस जेड, क्योंकि इससे लिमिट का मान क्या निकाल लिया हमने, वन। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस ये तो है हमारा फर्स्ट। अब हम सेकंड की बात करें, सेकंड केस, यदि डेल जेड का वास्तविक की जगह इस बार हमने क्या ले लिया, काल्पनिक। ओके, अब इस बार हमने इमेजिनरी अक्ष की बात की है, काल्पनिक अक्ष पर शून्य की ओर अग्रसर होता है तब अब इस बार जो डेल जेड है वो डेल जेड किसके बराबर होगा, देखो इस बार हमने काल्पनिक अक्ष की बात की है, इसका मतलब हमने y अक्ष की बात की है, तो x हमारा जीरो होगा, तो डेल x हमारा जीरो हो जाएगा। उस कंडीशन में हम किसकी बात करेंगे, तो डेल जेड किसके बराबर होगा, आयटा डेल y के। ओके, डेल x जीरो हुआ, आयटा डेल y के इक्वल आ गया, एंड डेल जेड बार किसके बराबर आ जाएगा, यहां आयटा आ रहा है तो यहां हमारा माइनस आयटा डेल y बन जाएगा। अब यदि हम यहां लिमिट लगाएं, लिमिट, अब देखो यहां डेल जेड का मान किस पर इफेक्ट डाल रहा है, डेल y पे, तो इसकी लिमिट किसके ऊपर आ जाएगी, डेल y पे लिमिट आएगी। तो लिमिट डेल y टेंड्स टू जीरो। ओके, यहां आयटा डेल y नहीं लिखेंगे, यदि आयटा डेल y भी आप लिखोगे टेंड्स टू जीरो, तो आयटा कहां चला जाएगा, इसके नीचे, तो डेल y टेंड्स टू जीरो ही बनता है। तो यहां हम केवल डेल y टेंड्स टू जीरो लेंगे, और किसका मान निकालना है हमें, डेल जेड बार अपॉन में डेल जेड का। ओके, तो ये बना लिमिट डेल y टेंड्स टू जीरो। देखो पहले यहां आप ये फंक्शन ले रहे हो, तो यहां आपको y की जगह z लेना होगा, और जैसे आप इसको डेल y में कन्वर्ट करोगे तब आपकी लिमिट हो जाएगी डेल y। तो ये बनेगा हमारे पास में
आयटा डेल वाई अपॉन में आयटा डेल वाई। अब देखो डेल जेड बार है, डेल जेड बार में हमने कैसा लिया है माइनस आयटा, और डेल जेड में हमने कैसा लिया है प्लस आयटा। तो ये आयटा से आयटा कैंसिल, डेल वाई से डेल वाई कैंसिल, क्या बना लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, माइनस आएगा उसको बाहर ले लिया, ये हमारा 1। तो ये बना माइनस का 1। अब समीकरण 1 से हमारे पास में एफ डैश जेड का मान क्या आ गया, यहां हम माइनस से रखेंगे तो ये बना हमारा जेड बार और ये बन गया हमारा माइनस का जेड। अब यहां हम देखें समीकरण 2 से एफ डैश जेड का मान ये आ रहा है, समीकरण 3 से ये आ रहा है, ये दोनों हमारे अलग अलग हैं क्योंकि जेड बार प्लस जेड नॉट इक्वल है जेड बार माइनस जेड के। ये हमारा इक्वल नहीं है, ये तभी इक्वल होगा जब जेड जीरो हो, और जेड जीरो कब होगा मूल बिंदु पर, ये तभी जीरो पॉसिबल है जब ये हो। ये यदि नॉट इक्वल जीरो है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास में ये वैल्यू आई कि समीकरण सेकंड से एफ डैश जेड का मान जेड बार प्लस जेड, और समीकरण 3 से एफ डैश जेड का मान ये जो कि नॉट इक्वल है, अद्वितीय नहीं है, इसलिए एफ जो हमने एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू मॉड जेड स्क्वायर माना है वो कंटिन्यूअस तो है सभी जगह, बट सभी जगह अवकलनीय नहीं है। तो ये जो थ्योरम थी हमारी वो कंप्लीट हो गई। अब इसका जो एग्जाम्पल है ये कह रहा है कि केवल मूल बिंदु पर इसका अवकलज का अस्तित्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एफ ऑफ जेड है, हमने मूल बिंदु लिया, इसका मतलब एक्स और वाई जीरो होंगे, तो जीरो इंप्लाइज करके एफ डैश जेड का मान क्या होगा जीरो। हम जानते हैं कि जीरो का डिफरेंशिएशन क्या होगा जीरो, और जीरो एक यूनिक वैल्यू आ रही है हमारे पास यहाँ एफ डैश जेड की, यहाँ वो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ वो डेल जेड बार और डेल जेड के ऊपर डिपेंडेंट था, तो हमने केस लगाए। यहाँ कांस्टेंट है फंक्शन, तो कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट आप क्या अप्लाई कर रहे हो कांस्टेंट का कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ यूनिक वैल्यू आएगी, तो यहाँ हमारे पास में ये अवकलनीय होगा। ओके, अब हमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी 17 में पूछा गया है और वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है यहां हमें एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड बार दिया हुआ है और ये पूछा गया है 2017 राजस्थान यूनिवर्सिटी में। किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। ओके, हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड बार है, ये किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, ये हमें प्रूव करना है और ये राजस्थान यूनिवर्सिटी 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसे हमें अवकलनीय प्रूव करना है, तो हम अवकलनीय का जो फॉर्मूला है वो लेकर के चलेंगे। पहले ही मैंने बता दिया कि एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो और लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो, ये हम तभी यूज में करेंगे जब हमें कंटिन्यूटी प्रूव करना हो, बाकी सभी जगह हम डेल जेड वाला प्रूव करेंगे। तो यहां हमने क्या लिया, यहां हमने एफ डैश जेड का मान लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन में डेल जेड वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, इक्वल्स टू लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो। देखो एफ ऑफ जेड है वो है जेड पूरे के ऊपर बार, तो जेड प्लस डेल जेड क्या होगा, जेड प्लस डेल जेड होगा हमारा पूरे के ऊपर बार, माइनस इसका मान हमें दिया हुआ है जेड बार अपॉन में डेल जेड, इक्वल्स टू इसे हम सॉल्व करें तो ये बना लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो जेड बार डेल जेड बार माइनस
जेड बार अपॉन में डेल जेड। अब यहां से ये जो वैल्यू बनेगी हमारी, ये बन जाएगी, जेड बार से जेड बार कैंसिल हो गया, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0, यहां डेल जेड बार और ये हमारा डेल जेड। ओके, अब हमारे पास में केवल ये वैल्यू है, इसका हमें बताना है कि ये एक यूनिक वैल्यू आ रही है या फिर डिस्टिनक्ट। तो ये हमें प्रूव करना है। अभी हमने प्रूव किया, वो ही प्रॉपर्टी हम यहां लेंगे। केस फर्स्ट माना हमने, जब डेल जेड वास्तविक अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर होता है, तब डेल जेड का मान क्या होगा? वास्तविक अक्ष बोल दिया ना हमने, इसका मतलब डेल एक्स होगा। तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, इसका मान क्या होगा? डेल एक्स। इसका मान भी क्या होगा? डेल एक्स, क्योंकि रियल पर कॉन्जुगेट का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मान आ गया 1। इसको दे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकंड, जब डेल जेड काल्पनिक अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर होता है, तब डेल जेड तो बनेगा हमारा आयोटा डेल वाई, और डेल जेड बार क्या बनेगा? माइनस आयोटा डेल वाई। उस कंडीशन में जो हमारे पास में वैल्यू आएगी, लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0, डेल जेड बार का मान आएगा हमारा माइनस का आयोटा डेल वाई, ये कैंसिल होगा, माइनस लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 1, इसका मान आएगा -1। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखें तो एफ डैश जेड का मान हमारा अलग अलग मान आ रहा है। इसमें 1 है, इसमें -1 आ रहा है, जो कि एक अद्वितीय या यूनिक वैल्यू नहीं है। इसका मतलब एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड बार है, ये किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा। इससे पहले हमने कहा था मूल बिंदु, क्यों? क्योंकि वो जेड के ऊपर डिपेंडेंट था, ये किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, और कांस्टेंट वैल्यू पे आप कोई भी लिमिट अप्लाई करो, वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला उस पर। तो ये मूल बिंदु पर भी नहीं होगा, क्योंकि मूल बिंदु पर भी ये 1 ही रहेगा, ये -1 ही रहेगा। तो ये सभी जगह कैसा है? नॉट डिफरेंशिएबल, और यही हमें प्रूव करना था। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबल के अंदर एक थ्योरम है जो हमने आज कर ली, एग्जाम्पल है वो हमने कर लिया, एक एग्जाम्पल ये है वो हमने कर लिया। अब कल से हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे और उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसको अच्छे से समझ के और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समझ पाओ। ओके, तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही था। बाकी के लेक्चर हम कल से स्टार्ट करेंगे, और कल से हम कोशिश करेंगे कि आपका जो लेक्चर है वो फिक्स टाइम पर अपलोड कर दिया जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।